स्विट्जरलैंड के ब्योर्गेन स्टॉक में आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में उच्च स्तरीय वार्ता शुरू हो गई। इसमें ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर घालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन पर चर्चा जारी है। इसमें लेबनान में युद्ध विराम, होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों में ढील जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों को एमओयू का उल्लंघन बताते हुए होर्मुज फिर से बंद करने की घोषणा की है। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि यातायात जारी है, लेकिन आईआरजीसी नेवी के पासेस परमिट जारी नहीं करने की रिपोर्ट भी आई है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है। लेबनान में इजरायली हमलों में 18 से अधिक मौतें हुई हैं। हिजबुल्ला की जवाबी कार्रवाई में इजरायली सैनिकों की मौत भी दर्ज की गई, जबकि लेबनानी सरकार की स्थिति सबसे कमजोर बताई जा रही है। ईरानी पक्ष का जोर है कि पहले एमओयू के मुख्य बिंदुओं जैसे लेबनान में शत्रुता समाप्त करना, क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान और परिसंपत्तियों को अनफ्रीज करना लागू हो, उसके बाद तकनीकी वार्ता आगे बढ़े। उधर अमेरिकी पक्ष पहले परमाणु मुद्दे पर प्रगति चाहता है। वार्ता एक दिन की है, जिसमें पहले द्विपक्षीय और बाद में सभी पक्षों की 7 बैठकें होंगी। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर एमओयू तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। यूरोप के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसे देखते हुए फ्रांस ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर पाबंदी लगा दी है, आउटडोर खेलों को रद्द कर दिया है और जंगलों की आग की आशंका को देखते हुए इमरजेंसी सेवाओं और सैन्य बलों को अलर्ट पर रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले 4 साल में यूरोप में गर्मी से संबंधित कारणों से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर मौतें रोकी जा सकती थीं। आज फ्रांस के करीब एक तिहाई इलाके राष्ट्रीय मौसम सेवा के रेड अलर्ट पर हैं, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि कल और भी गर्मी पड़ने का अनुमान है। एयर कंडीशनिंग भी कारगर नहीं साबित हो रही, जिससे आम लोग बेहद परेशान हैं। अफ्रीका में नाइजर और बेनिन दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध सामान्य करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। बेनिन के नए राष्ट्रपति की हालिया नाइजर यात्रा के बाद इस सप्ताह कोटोनू में उच्च स्तरीय वार्ता हुई, जिसमें साझा सीमा फिर से खोलने और द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने पर जोर दिया गया। जुलाई 2023 के सैन्य तख्तापलट के बाद नाइजर ने बेनिन की सीमा बंद कर दी थी और कोटोनू पर फ्रांसीसी सैन्य ठिकानों की मेजबानी और अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया था। दोनों देश क्षेत्रीय जिहादी हिंसा से जूझ रहे हैं। 2 जून को बेनिन के मंत्री रोमुअल्ड वाडाग्नी की यात्रा के बाद गति बढ़ी और अब संयुक्त विशेषज्ञ समितियां सुरक्षा, कूटनीति और अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रही हैं। एक प्रतिनिधि ने कहा कि सीमा खोलना अब तय हो चुका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए भारत को छोड़कर मलेशिया और चीन को चुना है। वे आज ढाका से मलेशिया रवाना हुए, जहां 2 दिन रहकर व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग और बांग्लादेशी कामगारों के लिए नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। मलेशिया में करीब 8 लाख बांग्लादेशी कामगार हैं। इसके बाद वे चीन जाएंगे, जहां 3 दिन के दौरे में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात और विश्व आर्थिक मंच के समर डावोस में हिस्सा लेंगे। दोनों देश 17 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मेलोनी ने कहा कि ट्रंप के लगातार और बिना वजह किए जा रहे हमले निरर्थक हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लोकप्रियता ट्रंप से दोस्ती या दूरी पर नहीं, बल्कि इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है। इटली एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके फैसले राष्ट्रीय हितों के आधार पर किए जाते हैं। अपने बयान के अंत में उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी लोकप्रियता ट्रंप की चिंता का विषय नहीं है और बेहतर होगा कि वे अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दें। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस में हुए G7 सम्मेलन के दौरान कहा था कि मेलोनी ने उनके साथ बार बार तस्वीर खिंचवाने की इच्छा जताई। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि अमेरिका हर साल इटली और अन्य नाटो सहयोगियों की सुरक्षा पर भारी खर्च करता है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।